अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं के लिए हरे चारे वाली फसलों की खेती। सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने आमतौर पर पशुपालन के लिए हरे चारे की कमी बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान अपने खेत के हिस्से में हरे चारे वाली फसलों की खेती करें तो पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए चारे वाली फसलों की खेती के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद से। किसान भाइयों को जोहार। अभी हम हरे चारे के बारे में किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं, जिनका वे खेती करके अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सके और मवेशियों को सालों भर हरा चारा मिल सके। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशु आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहे तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं। तो इस सीजन में अभी हरा चारा लगाने के लिए मकई है, बाजरा है, ज्वार है, फिर दलहनी में है काउपी जिसको बोदी बोलते हैं, उसके बाद राइस बीन है। इसके अलावा है सालों भर चारा उत्पादन के लिए नेपियर है, गिन्नी घास है, ब्रेचेरिया घास है। चारे वाली फसलों के लिए भूमि चयन की बात करें तो इनकी खेती दोमट या बलुई दोमट और हल्की काली मिट्टी में की जा सकती है। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई कर लें। इसके बाद खेत को समतल कर हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लें। इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि खेती का तैयारी बढ़िया से करें। तो उसके लिए हम जब खेत का तैयारी करते हैं तो अंतिम तैयारी के समय करीब 10 से 15 टन गोबर की खाद को मिला दिया जाता है। मिला देने से क्या है कि इसका उत्पादन जो है अच्छा होगा। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना अच्छा रहता है। इसमें गोबर की सड़ी खाद 8 से 10 टन बुआई से पहले खेत में जुताई करके अच्छी तरह से मिला दें। सामान्य तौर पर रासायनिक उर्वरकों में 80 से किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देने से चारे की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालनी चाहिए। शेष आधी मात्रा नाइट्रोजन बुआई के पहले कटाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
इसके अलावा खरीफ मौसम में लगाने के लिए एक मक्का भी है। मक्का भी हरा चारा के रूप में लगाया जाता है। इसका किस्म अलग आता है, जैसे J1006 है और एक अफ्रीकन टॉल है। इसको अगर हम लोग लगाते हैं तो इसका जो हाइट है नॉर्मल मकई से इसका हाइट ज़्यादा होता है और इसमें आपका हरा चारा का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इसको लगाने के लिए हम लोग 30 सेंटीमीटर का दूरी पर लगाते हैं, कतार से कतार। इसमें जब फूल आने लगता है या फिर जब दाना बनने लगता है उस समय हम मक्का की फसल को काटकर मवेशियों को खिलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको नेपियर के बारे में बताना चाहेंगे, जिसको आप एक बार लगाकर 6 से 7 सालों तक आप उससे उत्पादन ले सकते हैं। तो नेपियर लगाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग खेत में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधा और कतार से कतार की दूरी पर हम लोग गड्ढा बना लेते हैं। गड्ढा बनाने के बाद उसमें गोबर की खाद को डाल देते हैं और जब उसके स्लिप को लगाते हैं, चूँकि ये संकर नेपियर है तो इसका बीज से नहीं होता है, तो इसको लगाने के लिए रूट स्लिप उसका जड़ को के भाग को लगाते हैं। तो उसमें 1 हेक्टेयर में करीब 35,000 कल्ला की आवश्यकता होती है। तो गड्ढा में जब हम लोग लगाते हैं तो उसको बराबर ध्यान रखना चाहिए, 45 डिग्री पर उसको लगाना चाहिए ताकि उसका ज़मीन में अच्छी तरह से पकड़ ले। फिर इसके अलावा है आपका गिन्नी घास, वे भी आपका जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक इससे भी हरा चारा हम लोग ले सकते हैं और इसको भी लगाने के लिए आपको 50 सेंटीमीटर का दूरी पर लगाते हैं और इसको हम लोग दिसंबर तक काटकर मवेशियों को खिला सकते हैं। जैसे बुंदेल लोबिया 1 काउपी का है, बुंदेल लोबिया 1 उसकी प्रजाति को हम लोग लगाएंगे तो इसका जो है प्लांट हाइट ज़्यादा लंबा होता है। उसी तरह राइस बीन है, उसका वैरायटी है विधान 1, विधान 2 और विधान 3। उसको भी अगर हम लोग लगाते हैं तो इसका जो है पौधा का लंबाई ज़्यादा होता है और इससे ज़्यादा चारा प्राप्त होता है। तो इसमें भी हरे चारा जो है करीब 300 क्विंटल तक प्राप्त होता है 1 हेक्टेयर में। तो और इसको काटने के लिए कि जब फूल आया उस समय आप लोग इसको काट कर खिला सकते हैं। चारा वाली फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर सिंचाई करने से अधिक मात्रा में हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। और लगाने के बाद पहली बार इसकी कटाई करीब 75 से 80 दिन पर इसको हम लोग करते हैं और फिर उसके बाद आपको 30 से 40 दिन के बाद प्रत्येक कटाई करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कार्नेशन फूल की खेती से किसानों के घर गुलजार हो रहे हैं। किसान पॉली हाउस में इसकी खेती कर लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। आजकल बाजार में इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जिन किसानों के पास पॉली हाउस की व्यवस्था है वे इनमें कार्नेशन फूल की खेती कर सकते हैं। तो किसान इसकी खेती के लिए किन किन किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं उद्यान महाविद्यालय खूंटपानी चाईबासा की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल।
किसान भाई बंधु को नमस्ते। आज पॉली हाउस में कार्नेशन का खेती कैसे किया जाएगा उसके बारे में सारा कुछ विवरणी दे देती हूँ मैं। और कार्नेशन का जो खेती है अभी जो है मुख्यतः 2 टाइप का कार्नेशन होता है, जैसे कि मालमाइसन और सीम। तो कृषि भाई बंधु के लिए सीम कार्नेशन का जो प्रजाति है और वही को ज़्यादातर मतलब कृषि भाई बंधु प्रीफर करते हैं। तो सीम कार्नेशन का बहुत सारा वेराइटीज़ है, जिसमें है बाल्टिको, ट्रॉपिकाना, उसके बाद है लिबर्टी, तुंद्रा, वाइट तुंद्रा एट्सेट्रा। और जो है स्प्रे कार्नेशन और जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन 2 टाइप का है। कार्नेशन के स्टैंडर्ड टाइप किस्मों की बात करें तो लाल रंग के फूल के लिए मास्टर किलर, ग्रैंडा, रेड विलियम। पीले रंग के लिए रागिनो, दिसोल, पैलास मुर्सिया, ताहिती। गुलाबी रंग के लिए लीना, शारीना, पिंक सिम, कैडी, ओरियाना। सफेद रंग के लिए व्हाइट सिम, रोमा, कैंडी व्हाइट, सोनसारा किस्मों का चयन करें। स्प्रे टाइप कार्नेशन के फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे खिलते हैं। इसमें लाल रंग के लिए रॉनी कर्मा, इंजो, इटना। गुलाबी रंग के लिए करीना, मेलेडी, सिल्वर पिंक, बर्बरा, मीडिया नेटाली। पीले रंग के लिए येलो ऑडियन, एलिसिटा, लियोर, काराटाउच। सफेद रंग के लिए आइसलैंड, एक्सेल टिब, व्हाइट रॉयल्टी आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये सीम कार्नेशन को टर्मिनल कटिंग्स, उसका जो पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी का कटिंग से लगाया जाता है। और इसको 20 से 21 दिन के में इसका जो पौधा तैयार हो जाती है, टर्मिनल कटिंग्स जहाँ से उसका जड़ निकल के आता है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे क्यारी करके, मतलब पॉली हाउस के अंदर। और क्यारी का साइज रहेगा 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू उसका जो हाइट है उसका वो हाइट रहेगा 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो है ये जो कार्नेशन है इसमें हम पहले करेंगे स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है इसी का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे जो जितना खरपतवार है ये नहीं कम उगेगा। उसके बाद जो है डेजोमेट, ये बहुत ही मतलब लाभदायी मतलब हर्बिसाइड बोल सकते हैं, और फंगिसाइड है और नेमाटीसाइड है जो सूत्रकृमि का, तो इसको रोकता है। इसके बाद हम जब डाजोमेट को एप्लीकेशन करेंगे उसके 15-20 दिन बाद ही हम पौधे जो तैयार हुआ वाला उसको लगाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद फास्फोरस भी 10 और ये जो पोटास का है वो 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। इसकी रोपाई तैयार क्यारियों में 30 सेंटीमीटर या 6 इंच की दूरी रखते हुए जिगजैग तरीके से करते हैं। रोपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से हल्की सिंचाई करते हैं और पौधे की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर घुलनशील उर्वरक जैसे NPK 19-19-19, NPK 13-00-45, NPK 00-52-34 आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें फूलों की क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए समय समय पर 1 या 2 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं की कटाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेटिंग क्या है, इसको जो नेट के धागे मतलब तार से इसको ऊपर से ऊपर मतलब स्टेक बांस के या कोई लकड़ी के में उसको ऊपर करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है चारों तरफ से और बीच बीच में ही, तो इसको नेटिंग बोला जाता है। जो नेटिंग है इसको हम देंगे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 और 35 सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर में, तो जो पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके बाद जो है ये सपोर्ट इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो नोड है वो मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसमें लगने वाले कीटों की बात है तो इसमें लाही कीट का प्रकोप होता है। यह कीट कार्नेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये कीट चूस कर पौधों को कमजोर करने के साथ साथ वायरस भी फैलाता है। इस कीट के रोकथाम के लिए डाइमिथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका दूसरा कीट है थ्रिप्स। यह नन्हा कीट पौधे का रस चूस कर नुकसान पहुँचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा
बोरॉन का जरूर ही एप्लीकेशन कीजिए। जिसको बोराक्स वे में मिलता है वो है 0.2% बोराक्स जो है उसको स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का डेफिशिएंसी बहुत दिखाई देता है। उसके बाद इसका जो फसल है 125 दिन से 170 दिन में तैयार हो जाता है, इसका फूल खिलना शुरू हो जाता है। और कार्नेशन का फसल एनुअल नहीं है, ये पेरिनियल है, मतलब एक वर्ष में ख़त्म नहीं होती, ये देती रहती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ये ठीक ठाक खेती दे देगी, जो लाभान्वित हो सकते हैं हम लोग। जब फूल तैयार हो जाती है और इसमें जो 2 टाइप का मार्केट है, एक जो स्थानीय मार्केट में हम अगर बेच रहे हैं और दूसरा है दूर वाला मार्केट में बेच रहे हैं। तो स्थानीय मार्केट में जो पास वाला है, हम तुरंत जब कटाई कर रहे हैं तो तुरंत से हम उसको पानी में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी इसका में विल्टिंग टाइप का आ जाता है और भंग, तो पानी में रखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद उसको स्ट्रिपिंग करते जाएंगे। स्ट्रिपिंग क्या है, उसका नीचे वाला जो पत्ता है उसको निकालना, तो उसको हम निकालते जाएंगे और उसको ग्रेडिंग करते जाएंगे उसका स्टेम के लेंथ के हिसाब से। और पेटी जिसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ पे हम फिर इसका पॉलीथीन में थोड़ा रैप करके ऊपर भाग में, या फिर इसको जो न्यूज़पेपर में रैप करके और ऊपर में थोड़ा कुशनिंग मटेरियल देके, आइदर पुआल से या न्यूज़पेपर का छोटा छोटा बारीकी से कटिंग करके उसको देके फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। झारखंड समेत बिहार के कई जिलों में सोयाबीन की खेती का रकबा बढ़ा है। प्रदेश के जिन किसानों ने सोयाबीन की खेती की है, उनके फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होती रहे, इसके लिए अभी से ही फसल की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन फसल का उत्पादन करने का निश्चय किया हुआ है, उनको ये सलाह है कि अब जिन किसान भाइयों ने अपना सोयाबीन लगा दिया है, तो उस समय सबसे ज़्यादा समस्या आती है खरपतवार की। 20 से 40 दिन का जो पीरियड होता है वो खरपतवार के लिए सबसे सेंसिटिव माना जाता है। जैसा जानते हैं कि सोयाबीन अपलैंड में लगाया जाता है, टाण में लगाया जाता है, और टाण में खरीफ में बहुत सारे खरपतवार आते हैं। समय से बोई गई सोयाबीन फसल अभी खेतों में खड़ी है और अभी इनमें खरपतवारों का प्रकोप देखा जा रहा है। ये खरपतवार फसलों के साथ पानी, पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की बढ़वार बाधित होने लगती है। ऐसे में समय रहते खेत से खरपतवारों को निकाले। तो ऐसा न हो कि आपका फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके सोयाबीन लगाने के 20 दिन तक के आसपास ज़रूर से ज़रूर आप एक निकाई गुड़ाई करें। अगर आपके पास निकाई गुड़ाई करने के लिए लेबर का कुछ समस्या है, तो 20 दिन के आसपास जो है एक इमजता पायर आता है, वो 1 मन केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के दर से इमजता पायर का छिड़काव 20 दिन से पहले, 15 से 20 दिनों के बीच में अगर किसान भाई इमजता पायर का छिड़काव कर देते हैं, तो भी उनका फसल जो है बहुत अच्छा उस वीड कंट्रोल होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस महीने के लास्ट आते आते आपकी फसल 30 से 40 दिनों की हो जाएगी। तो अगर 40 दिनों के आसपास अगर आप 2% यूरिया
का छिड़काव, इसमें यूरिया का टॉप ड्रेसिंग नहीं करते हैं सोयाबीन में, आपको 2% सिर्फ जो है यूरिया का छिड़काव आप अगर अपने फसल में करते हैं तो भी आप जो है, या आप नैनो यूरिया का भी प्रयोग 2% के हिसाब से, कि 40 से 45 दिन पे फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के समय एक अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप किसान भाइयों के पास साधन उपलब्ध है तो उसको पार्ट फॉर्मेशन यानी कि करीब 65-70 दिनों के लगाने के 65 से 70 दिनों के बाद जरूर से जरूर आप जो है 2% यूरिया का छिड़काव करेंगे तो आपका उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा। कभी कभी अधिक वर्षा या निचले क्षेत्र में लगी फसल में जल भराव की समस्या होने लगती है। सोयाबीन की फसल जल भराव को सहनशील नहीं होती है। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए खेत से समय समय पर जल निकास की व्यवस्था करें और पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दलहनी फसल है, तो अगर पहले तो है कि टाण में पानी लगता नहीं है अगर टाण में लगा रहे हैं तो, लेकिन अगर कहीं ऐसी समस्या है जहां पानी लगने की समस्या है तो उसमें आप जल निकासी का उचित प्रबंधन करें, क्योंकि अगर इसमें आप 24 घंटा से ज़्यादा पानी लग जाता है खेत में तो फिर उस खेत में सोयाबीन का क्या उत्पादन घट जाता है। उसी के साथ साथ जैसा कि मानसून आप देख ही रहे हैं, जिन किसान भाइयों के पास पानी का साधन उपलब्ध है तो वो अपनी अगर बुआई रुकी हुई तो पानी दे करके बुआई शुरू कर सकते हैं, या इसमें जो है फ्लावरिंग जो 45 दिन से 50 दिन का पीरियड होता है उस समय फ्लावरिंग के समय में पानी का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत में मॉइस्चर नहीं है तो आपका उत्पादन बहुत घट जाएगा। तो उस स्थिति में आपको एक अपने इरिगेशन अगर पानी मतलब सिंचाई की व्यवस्था करनी है अगर पानी नहीं बरसता है। वैसे तो जनरली झारखंड में से ही हो जाता है, जनरली पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है सोयाबीन को। सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था में चक्रभृंग कीट का प्रकोप देखा जाता है। ये कीट पौधे में तने पर चक्र जैसी संरचना बना देती है, जिससे पौधे का ऊपरी भाग सूखा लगता है। मुख्य रूप से इस कीट का पिल्लू अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित पौधे के नाम को चक्र के नीचे से तोड़कर नष्ट कर दें। साथ ही रासायनिक नियंत्रण में फसल पर ट्राइंजोफास 40 ईसी, 800 मिलीलीटर इथोफेन प्रॉक्स 10 ईसी, 1000 मिलीलीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उसके साथ साथ जो है 30 से 40 दिनों के बाद आपको भुआ पिल्लू का समस्या आना शुरू हो जाता है। अगर जहाँ पे भुआ पिल्लू का समस्या है तो आने लगता है तो उसका निदान अवश्य करें, या उसका सबसे सरल उपाय है कि वो पत्तों के पीछे अपना लार्वा देता है, छोटा छोटा जो अंडा देता है, तो उसको अगर किसान भाई देख करके और उसको पत्ते को तोड़ करके उसको रगड़ देते हैं पैरों के नीचे जो है, तो भी उसका जो है शुरुआत में, लेकिन क्योंकि अगर उसमें रोआ बन गया तो फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप इसको मतलब जो है इंसेक्टिसाइड का भी एक छिड़काव करें। अगर आपके खेत में भुआ पिल्लू दिखता है तो नुआन का प्रयोग करिए। 3-4 ml प्रति लीटर की दर से नुआन का प्रयोग करिएगा तो आपको इसमें अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है सोयाबीन की। तो इन सब बातों का किसान भाई ध्यान रखें, जैसे कि 20 दिनों तक आपको कोई न कोई खरपतवार का नियंत्रण का व्यवस्था करना है, या तो आप हाथ से करिए, नहीं तो उसमें केमिकल का छिड़काव कीजिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरवारा, जिला दुमका के कृषक कमलेश महतो ने। ये भिंडी की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमलेश महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज के परिवेश में या आज के समय में जो चल रहा है, वातावरण चल रहा है, इसमें हम भिंडी की खेती कैसे करें, वैज्ञानिक तरीके से कैसे भिंडी की खेती करें जिससे हम अच्छी से अच्छी उपज ले सकें। तो एक बात खास करके जान लीजिए, इसके लिए कम से कम इसकी अच्छी पैदावार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना भी ज़रूरी है। सॉइल की अगर बात करें तो इसके लिए कोई भी अगर क्रॉप है इसको लगाने के लिए थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिक मैटर, खेत में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियाँ जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है।
खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जो है कौन कौन सी जो है इसकी प्रजातियां आप सेलेक्ट करें, कौन कौन सी प्रजाति लेंगे इसके लिए। तो इसमें देखिए बनारस से निकली हुई है काशी एक 7 धारी करके है, और प्रभनी क्रांति आप जानते हैं काशी 7 धारी है, काशी 5 धारी है, अविनाश करके है। तो ये सब वैरायटी है जिसको आप जो है लगा करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 महीना पहले आप खेत में डाल करके अच्छी तरह से मिला दें, या अगर समय नहीं है तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले खेत में डाल करके अच्छी तरह से इसको मिला दें, जिससे उसका मिनरलाइजेशन अच्छी तरह से हो सके, पौधे के विकास के लिए उसको उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़ अगर उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा उर्वरक की मात्रा ज़्यादा लगती है, यानी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, और करीब करीब 70 से 80 केजी फास्फोरस, और इतना ही हम पोटास की मात्रा उपयोग करते हैं। तो जब भी खाद देने की बात आती है तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बुआई के समय नहीं देते हैं, नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं, और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ये भिंडी के बुआई के समय दे देते हैं। और जो बाकी भिंडी में जो बाकी आप बचा के रखे रहते हैं 50% जो है नाइट्रोजन जो है उसको 30 से 35 दिन के बाद जब उसमें निकाई उड़ाई आप करते हैं तो उस समय दे करके हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमीडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। अब हम कहते हैं कि बुआई का समय क्या है इसका, तो हमने बताया कि ये जब मौसम गर्म रहता है इसका जमाव जो होता है कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तभी इसमें अच्छा होता है। कम से कम 30 यानी 17 से कम होगा तो इसमें जमाव नहीं होगा। तो उस समय जो है भिंडी ग्रोथ अच्छी होती है, तो उसमें कम से कम 45 और 30 पे या 60-30 पे आप लगाइए। तो 45-30 पे लगाइए जिससे प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे आपका। तो सिंचाई देखिए दोनों समय की अगर बात करते हैं तो बरसात में तो सिंचाई जनरली अगर बारिश हो जाती है तो आपको उसके हिसाब से करना है कि अगर बारिश हो गई तो भाई ठीक है 10 दिन पे भी तैयार हो जाएगा, 15 दिन पे पानी चला जाएगा। और पानी नहीं जाता है तो ड्रेनेज करके उसका पानी निकालिए, पानी का बहुत जल जमाव नहीं होना चाहिए। वर्षा के अनुसार आपको सिंचाई करना है देख करके कि पौधे सूखने ना पाए। ये तो किसान भाई अच्छी तरह से जो भी वैज्ञानिक विधि बताए गए हैं उस वैज्ञानिक विधि से अगर आप खेती करते हैं तो 125 से लेकर के 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी, और इससे आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और दोनों सीजन में इससे आप आमदनी कमा सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी और बरसात के मौसम में भी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।